हालात कैसी भी हो शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए। कैसा भी हालात हो शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए। चलिए इसी बात के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं। हम आपको बताए थे पोषी स्तर, उसके पश्चात परितंत्र। आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए घास जो है, जो भी धरती पर प्रकाश संश्लेषण को अवशोषण करता है, प्रकाश संश्लेषण माने सूर्य का प्रकाश को ऑब्जर्व करके अपना भोजन बनाता है, उसे उत्पादक कहते हैं। और उत्पादक जैसे घास को खा लिया टिड्डा, टिड्डा को खाया मेढक, मेढक को खाया सांप, सांप को खाया बाज। तो घास को जो खाया टिड्डा, यह प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। उपभोक्ता 3 प्रकार की होती है और एक्सटेंशन में माना जाए तो 4 प्रकार की। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो प्राइमरी माने पहली बार जो घास को खाएगा उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी, प्राथमिक हो गया। और टिड्डा को खाया मेढक, यानी दूसरका बेर खाया, यानी प्रकाश संश्लेषण से दूसरका टर्म को आया मेढक, तो इसे द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे। और घास के बाद तीसरका टर्म पर आया सांप, तो इसे तृतीयक उपभोक्ता कहेंगे। और सांप को खा लिया बाज, तो बाज को सर्वोच्च उपभोक्ता कहते हैं। आहार जाल, इसके पहले हम फूड चेन पढ़ लिए थे, आहार श्रृंखला, यानी इस धरती पर एक ना एक आदमी को पोषी स्तर के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। एक आदमी को दूसरा दूसरा को खाता है, तीसरा को खाता है, ऐसे ही एक प्रकार से चेन बन जाता है। इसको आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार जाल किसे कहते हैं? तो किसी परितंत्र में पाए जाने वाले आहार श्रृंखला के संजाल को आहार जाल कहते हैं। जैसे घास को डायरेक्ट खा लिया बाज, या घास को खाया टिड्डा, टिड्डा को खाया छिपकली, छिपकली को खा लिया बाज। या घास को खाया खरगोश, खरगोश को खा लिया बाज। घास को खाया चूहा, चूहा को खाया बाज। या घास को खाया चूहा, चूहा को खाया सांप, सांप को खा लिया बाज। यह एक प्रकार से जाल की तरह बन जाता है। इसी घटना को हम लोग आहार जाल कहते हैं। इसी प्रारूप को आहार जाल कहते हैं। अब आहार पिरामिड समझते हैं। आहार पिरामिड, पिरामिड का मतलब होता है त्रिभुजाकार। जब भी पिरामिड का नाम आए तो त्रिभुजाकार होता है। यह फूड पिरामिड, इसका खोज सन 1972 में चार्ल्स एल्टन ने किया था। चार्ल्स एल्टन ने 1972 में, यानी आहार पिरामिड का खोज 1972 में, सबसे पहले इन्हीं ने आहार पिरामिड बनाया। किसी परितंत्र में पोषी स्तर के जीवधारी को ऊर्ध्वाधर रूप से, यानी ऊर्ध्वाधर रूप से सजा देने पर पिरामिड जैसी दिखाई देती है, त्रिभुज की जैसी आकृति दिखाई देती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आहार पिरामिड कहते हैं। ठीक है, आहार पिरामिड जैसे देखिए यहाँ पे समझते हैं, यह एक प्रकार से पिरामिड हो गया। पिरामिड में सबसे नीचे जो होता है उपभोक्ता होता है, उत्पादक होता है। उत्पादक के बाद होता है उपभोक्ता, उपभोक्ता के बाद होता है अपघटक। ठीक है, यानी उत्पादक जब उत्पादक में उत्पादन कर देगा, यह सबसे ज्यादा क्षेत्र में है। तो देखिए एक प्रकार से उत्पादक सबसे ज्यादा होता है, और उससे कम होता है उपभोक्ता, और सबसे कम होता है अपघटक। और तीनों को खाता है, तीनों को पार्टी बना लेता है कौन? अपघटक, डिकम्पोजर। यह उत्पादक और उपभोक्ता को दोनों को पार्टी बना लेता है, खा लेता है। वो कौन होता है? अपघटक। यह स्थलीय क्षेत्र का है, लेकिन जब अगर समुद्री क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र को देखेंगे तो यह उल्टा हो जाता है पिरामिड। यह पिरामिड उल्टा हो जाएगा, यानी ऐसे आकार का हो जाता है। यानी चले जाइएगा मरुस्थलीय इलाकों में तो यहाँ हो जाता है अपघटक, और 2 नंबर पर हो जाता है उपभोक्ता, और 3 नंबर पर हो जाता है उत्पादक। यह जो होता है या मरुस्थल या समुद्री यानी जल मार्ग में होता है। यहाँ देखिए उत्पादक ज्यादा रहता है, उस ज्यादा को कंज्यूम करने के लिए उपभोक्ता होता है, और उस सब को कंज्यूम करता है अपघटक, यानी अपघटकों की संख्या कम होती है। जैसे अगर समुद्री मरुस्थल की बात की जाए तो यह उल्टा हो जाता है। अपघटक जो होता है वहां पे ज्यादा होता है,
क्योंकि वहां पेड़ पौधों की संख्या कम होती है, और वहां पेड़ पौधों की संख्या कम होने के बाद भी हम आसमान में देखेंगे तो बाजों की संख्या कम नहीं रहती है। तो बाज जो होता है उपभोक्ता, यानी जो ज्यादा दिखाई दे वह ज्यादा मात्रा में है, और जो कम दिखाई दे वह कम मात्रा में है। यानी उत्पादक जो होगा वहां पे मरुस्थलीय इलाकों में, वहां पे पेड़ पौधे कहीं नहीं दिखाई देते हैं, तो वहां उत्पादक कम होंगे। और उपभोक्ता यानी खाने वाला जो होता है बराबर लेवल में रहता है, और सबसे ज्यादा होता है अपघटक। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं, परिवर्तक किसे कहते हैं। प्रकृति में केवल पौधा ही एगो ऐसा चीज है, एगो पौधा ही ऐसा जीव बनाया है भगवान ने, जो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर यानी सूर्य के रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है, यानी विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए, जब कोई चीज को पुराने चीज को नया में बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो वहीं सूर्य के प्रकाश के यानी सूर्य को विकिरण ऊर्जा को जब पौधे अपने रासायनिक ऊर्जा में बनाकर अपना भोजन के रूप में देख लेते हैं तो उसको ट्रांसड्यूसर कहते हैं या परिवर्तक कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं परितंत्र का ऊर्जा प्रभाव, जिसमें परितंत्र का ऊर्जा प्रभाव मानी कैसे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसमें लिंडमान का 10% का नियम, यानी 10% का नियम यानी 10% में ही हमेशा कंज्यूम होता है। हर एक जीव में 10% घटते जाता है। जैसे इसका खोज 1942 में लिंडमान ने किया था। प्रत्येक कोशीय स्तर पर 10% का यूज हो जाता है और 90% बेकार हो जाता है। प्रत्येक कोशीय स्तर पर 10% यूज हो जाएगा और 90% बेकार जाएगा। जैसे सूर्य से हम 1000 जूल लेते हैं, सूर्य से 1000 जूल जब आता है तो 990 जूल वायुमंडल में उड़ जाता है, और 10 जूल जो होता है पौधा एब्जॉर्ब करता है। और 10 जूल में फिर 9 जूल का आ जाता है, 10 में 10% निकालेंगे तो 1 होता है, यानी 10% का मतलब 1 जीरो हट जाना, यानी 1 जीरो यानी यहां से चलेगा तो 10 जूल भोजन के रूप में घास लिया, और घास ऑब्जर्व कर लिया 10 जूल और 990 जूल वायुमंडल में उड़ गया। और 10 जूल को फिर हिरण घास खाती है, तो इसमें से 10 जूल में से 10% हो जाएगा, 10% यानी 1 जूल लेगी हिरण और 9 जूल वायुमंडल में उड़ जाएगा। फिर 1 जूल का भोजन करेगा शेर, तो वह शेर के अंदर भी 10% की कमी आती जाती है, यानी 10% का नियम इसी को कहते हैं। चलिए देखते हैं, अगर वह नहीं समझ में आया तो उसका दूसरा का रूप हम बताते हैं। जो अभी हमने लिंडमान का 10% का रूल बताया है, वो अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, सबसे मानिए कि सूर्य से 1,00,000 कैलोरी जूल माने एनर्जी निकल रहा है, तो उसका 10% यानी 10% का मतलब एगो जीरो कम, यानी 1,00,000 कैलोरी उससे जूल निकल रहा है एनर्जी, तो अब पेड़ जो होगा यानी पौधा जो होगा ऑब्जर्व करेगा 10,000। उस 10,000 यानी पौधा को खा लेगा बकरी, तो 10,000 कैलोरी जूल यानी उससे 10% कम हो जाएगा, जो यानी 1,000 के रूप में जाएगा, 1,000 कैलोरी जूल जाएगा बकरी के अंदर ऊर्जा। अब उस बकरी को खा लेगा मानव के अंदर 100 कैलोरी जूल जाएगा। अब वहीं उस मानव को खा लेगा शेर, तो शेर के अंदर 10 कैलोरी जूल जाएगा एनर्जी। और शेर को खा लेगा अपघटक यानी सूक्ष्म जीव, तो उसके अंदर 1 कैलोरी जूल एनर्जी जाएगा। यानी लिंडमान के 10% के नियम में जो पहले रहता है उसको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, और अंतिम में रहता है उसको कम एनर्जी मिलता है। उसी तरह पहले जो रहता है उसका आकार और प्रसार बड़ा होता है, जैसे और बहुत दिन तक जीता है, जैसे पेड़ बहुत दिन तक जीता है और इसका आकार भी लंबा होता है। आज जैसे जैसे घटते जाता है इनका ऊर्जा स्तर, तो देखिएगा सूक्ष्म जीव हिती होता है सब, जो नंगे आंखों से नहीं दिखाई देता है, और इसका जीवन काल बहुत कम दिन तक होता है। तो वही बात है, यानी लिंडमान के 10% नियम में यह कहता है कि जो पहले रहेगा उसे ज्यादा एनर्जी। पहले जमाने के लोग जो होते थे शाकाहारी होते थे, इसीलिए वो ज्यादा दिनों तक जीते थे,
इसीलिए अगर हम भी शाकाहारी बन जाएंगे तो हम भी बहुत ज्यादा दिन तक जी सकते हैं। लेकिन जहर के पोजीशन में उल्टा होता है। लिंडमान ने दूसरा नियम में बताया है कि अगर पौधा को जहर दिया जाए, उसको खा लिया बकरी, या बकरी को जहर दिया जाए, चाहे बकरी को जहर दिया जाए तो बकरी जब जहर खा लेगी तो उसको कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसको जब मानव खा लेगा तो उसको सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। उससे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा शेर को, और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा अपघटक को। समझे? यानी जहर में इसका उल्टा प्रभाव चलता है, रिवर्स चलता है। और जैसे चूहा कभी कभी क्या होता है, हम लोग दे देते हैं दवाई, चूहा क्या करता है, खा के मर जाता है। उस चूहा को खा लेता है बाज या जीव जंतु, छोटे छोटे बड़े बड़े जीव जंतु जो वो खा लेते हैं तो वो भी मर जाते हैं, उसको सूक्ष्म जीव खा लेता है तो वो भी मर जाता है। यानी जहर के पोजीशन में उल्टा चलता है। अब पढ़ेंगे ओजोन लेयर। ओजोन का सूत्र होता है O3। यह एक गैस की मोटी परत होती है जो हमारे लिए रक्षा कवच का काम करता है। जैसे बरसात के दिनों में हम छाता लेके चलते हैं तो छाता, हमारे छाता का ऊपरी परत हमको कौन बचाता है? छाता का ऊपरी परत हमको बारिश से बचा देता है। छाता का ऊपरी परत हमको बारिश से, उसी तरह हमारे वायुमंडल में हमको रक्षा कवच का काम करता है ओजोन। ओजोन का सूत्र होता है O3। O3 जब सौर विकिरण पड़ता है तो O+O में, O2+O में टूट जाता है। अब O2+O मिलता है तो O2 O3 में बदल जाता है। ठीक है, O2+O मिलेगा तो O3, या O3 टूटेगा तो O2+O बन जाता है। यह परमाणुीय विकिरण के रूप में बन जाता है। इसका उपयोग हम लोग बड़े बड़े वायुयान यानी एरोप्लेन में किया जाता है। आखिरकार हम लोग कभी सोचे हैं, एरोप्लेन के ऊपर जाते हैं तो हम लोग का ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होते जाता है, तो वहां ऑक्सीजन कैसे आता है? तो वहां एरोप्लेन के अंदर एक प्रकार की लेयर बना दी जाती है, O3 का लेयर, जो हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड से ओजोन के परत रिएक्शन करके ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है, जिससे हमको सांस मिल जाता है। यह सब किसी को मालूम नहीं होता है। आखिरकार एरोप्लेन में ऑक्सीजन क्या, एरोप्लेन में ऑक्सीजन सिलेंडर जाता है? नहीं, यही ओजोन का लेयर बनाया जाता है। या कोई कोई जो एरोप्लेन होते हैं उसमें बाहर से 2 क्रोनिक इंजन डाला जाता है। यह ओजोन लेयर का है आखिरकार हो रहा है, अच्छा हो जा रहा है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। एरोसोल मैंने हम लोग सेंट मारते हैं, परफ्यूम, अरे बड़ी झकास सेंट है यह, इसी में एरोसोल की मात्रा होती है। CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब जाकर ओजोन परत की चौड़ाई को बहुत पतली कर देती हैं, और जिसके वजह से पतले करते करते उसमें छेद हो जाता है, जिसका दुष्परिणाम हो जाता है कि धरती पर रहने वाले लोगों को मोतियाबिंद हो जाती है, आंख की बीमारी होती है, बच्चा रहेगा इति लेकिन ललटेन पहन लेगा, त्वचा कैंसर होना शुरू हो जाएगा, त्वचा चर्म रोग धलेगा, खुजली, दिनाय, ये सब होना शुरू हो जाएगा। DNA की क्षति और अनुवांशिक रोग हो जाएगा। DNA के क्षति और अनुवांशिक रोग में सिंड्रोम का हो जाता है। जैसे आप लोग अनुवांशिकी रोग में हम लोग में जो हीमोफोलिया जो होगा यह अनुवांशिक रोग रहता है। समुद्री जीव नष्ट हो जाते हैं, पेड़ों पौधों को बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ती है। इसको बचाने का उपाय क्या हो सकता है? ओजोन लेयर को बचाने का उपाय क्या हो सकता है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हम लोग बहुत ज्यादा धुआं के रूप में बड़े बड़े प्रदूषण फैलाते हैं, ये सब प्रदूषण के अलावा बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं हम लोग, यह एक प्रकार से बहुत प्रकृति का अपक्षय कर रहे हैं। उपाय क्या हो सकता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करेंगे। इसके लिए बहुत से एजेंडा चलाए गए हैं। एरोसोल यानी एरोसोल की मात्रा जो है फ्रिज चलाते हैं, ये फ्रिज को बंद करना पड़ेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरीन जो है इसको हम लोग क्या उपयोग बहुत कम करना पड़ेगा। ये उद्योग धंधों में बहुत कम यूज करना पड़ेगा, तब हम लोग का ओजोन लेयर सही मायने पर चल पाएगा। अब चलते हैं अपशिष्ट। अपशिष्ट यानी होता है कचरा। कचरा को इंग्लिश में कहा जाता है वेस्ट। कचरा को इंग्लिश में कहते हैं वेस्ट, यानी वेस्ट। अपशिष्ट किसे कहते हैं? तो कचरा के हिंदी रूप को अपशिष्ट कहते हैं। कचरा 3 प्रकार के होता है, ठोस, द्रव और गैस।
धरती पर जितना प्लास्टिक का सामान है जो खराब हो जाता है, जैसे मिक्सिंग मशीन खराब हो गया तो प्लास्टिक का है वो वेस्ट हो गया, तो कठोर हो गया। या टीवी, कूलर, फ्रिज, जैसे चाइना में जाइएगा इलेक्ट्रिक कचरा बहुत ज्यादा है, तो वहां पे ठोस अपशिष्ट है, द्रव के रूप में बेकार दवाइयां हो जाएगी, टॉनिक हो जाएगा, मोबिल जला वाला होता है, ये सब जो होता है द्रव के रूप में कचरा होते हैं। और गैस के रूप में क्या किया जाता है, कचरा को दबा दिया जाता है, मिट्टी से दाब दिया जाता है, जिसकी वजह से उसमें से गैस निकलना शुरू हो जाता है। या कहीं कहीं देखते हैं कचरा जब ज्यादा दिनों तक रहता है तो उसमें से एक बदबू निकलती है। बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, जब कहाँ कचरा का ढेर जहाँ फेंका जाता है वहां नाक देने के लिए दिन होता है, बाप रे बहुत ज्यादा महकता है। अब देखिए ठोस अपशिष्ट के स्रोत, तो वह गैस वाला कचरा हो जाएगा। ठोस अपशिष्ट के स्रोत क्या हो सकता है, घरेलू स्रोत के रूप में फेंका हुआ भोजन, फल सब्जी के छिलका, राख, कागज, बोतल, डिब्बा, ये सब घरेलू कचरा होता है। घरेलू कचरा में जैव निम्नीकरण जो होता है, यानी जो सूक्ष्मजीव खाकर खत्म करने वाले हैं उसको अलग रखना चाहिए, और जो प्लास्टिक वाला है उसको अलग डिब्बा में रखा जाता है। नगरीय स्रोत, जैसे नगर में, शहरों में अस्पताल, पुस्तकालय, तरह तरह के लाइब्रेरियां, तरह तरह के कचहरी, इसमें से जो कचरा निकलते हैं वो नगरीय स्रोत के कचरा होते हैं। जैसे कागज, जेरॉक्स, पेपर कटिंग, टूटी हुई कलम, चमड़े, रेक्सीन, ये सब जो होते हैं नगरीय स्रोत के कचरे होते हैं। औद्योगिक स्रोत के कचरा जैसे पेंट, बालू, ठीक है, तरह तरह के स्लैग, तरह तरह के जो पानी का होता है, पानी अपशिष्ट के रूप में निकलता है जो नदी में प्रवाहित कर देते हैं, ये भी औद्योगिक स्रोत के कचरे होते हैं। व्यापारिक स्रोत के कचरा, कतरन, बोरा वोरा जो मूस काट देता है वो भी एक प्रकार से कचरा हो जाता है। पुआल, भूसा, कृषि स्रोत के कचरा हो जाएगा वही, यानी पुआल, भूसा जो हम लोग कृषि स्रोत में कचरा हो जाता है, वही कृषि के कार्य में जो कचरा अपशिष्ट हो जाते हैं वही कृषि स्रोत के कचरा कहलाते हैं। खनिज में, खनिज माने जो खोद कर निकाला जाए उसे खनिज कहते हैं। तो खनिज में टेलिंग हो जाएगा, स्लैग हो जाएगा, पत्थर का टुकड़ा हो जाएगा, छोटे छोटे महीन कण हो जाते हैं। वही भवन निर्माण का कचरा कैसे होता है, भवन निर्माण स्रोत के कचरा कैसे हो सकते हैं, तो बड़े बड़े बिल्डिंग को एक बार में किनार से ढहा दिया जाता है, उसके अंतर्गत बहुत से उसमें धूल कण होते हैं, और बहुत से उसमें ईटा पत्थर जो होते हैं जो कचरा के रूप में निर्माण करते हैं। अब इतना ही तक हम लोग जानेंगे। इसके बाद इसका यह आपका चैप्टर एंड हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तब तक के लिए।